गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर हमने पहले चैप्टर में देखा था कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी हमारे पास आज़ादी के समय में, वो 3 चुनौतियां थी। नंबर 1, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। नंबर 2 थी कि देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम करने की चुनौती। और नंबर 3 है विकास की चुनौती। तो एकता की चुनौती जो थी वो हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के रूप में जो पहला अध्याय था उसमें पढ़ लिया है कि किस तरह हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकत्रित किया। और इस अध्याय में जो एक दल के प्रभुत्व का दौर है इसमें हम पढ़ेंगे कि देश में किस प्रकार लोकतंत्रात्मक शासन की नींव पड़ी। और जो इसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर है तो यह एक दल दौर मतलब एक लंबा समय, लंबा टाइम स्पैन। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर किस ओर इंगित करता है, क्या आप बता सकते हैं? ये इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता काफी लंबे समय तक चली थी आजादी के बाद में। पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और इनका पूरे देश पर एक छत्र राज था। तो इसलिए इसको एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। जो ये चैप्टर का शीर्षक है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब है कि कांग्रेस का काफी लंबे समय तक देश पर शासन रहा है उसको एक दल के प्रभुत्व के दौर में देखा गया। लेकिन इस अध्याय में हम जो मूल हमारा वो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे कायम होगी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एक तो कि देश में जो कांग्रेस का ये दौर रहा उसके पीछे कारण क्या थे। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग भारत में कब बनाया गया और निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रही। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रथम आम चुनाव उसमें कांग्रेस की किस प्रकार की पोजीशन, कितनी सीटें उसने जीती। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख विपक्षी दल जो उस समय थे, कुछ राजनीतिक पार्टियां। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी को पहले 3 आम चुनाव जो हुए हैं उसमें इतना बहुमत कैसे हासिल हुआ। ये आप पे एक लेंथी क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर के क्या कारण थे। तो इसका आप सबसे पहला कारण समझ सकते हैं कि देश में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी थी। क्या आप बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? जी, कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था और ये A.O. ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का गठन किसके द्वारा और कब किया गया। तो कांग्रेस पार्टी का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ था तो इसका मकसद भारत को आजादी दिलाना नहीं था। इसका मकसद था कि किस तरह से जो देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाजें उठती हैं उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाएं और उनको किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से टैकल किया जाए, इसलिए पार्टी बनी थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें जब देश के लोग जुड़ते गए और लोगों की भावनाएं जुड़ी तो ये पार्टी फिर एक तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ी। तो सबसे पहला अगर आप पे पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर के क्या कारण थे तो आप लिखेंगे कि उस समय कांग्रेस पार्टी देश में एक सबसे पुरानी पार्टी थी। दूसरा, यह एक संगठित पार्टी थी, क्योंकि पुरानी होने के साथ साथ क्या थी, ये संगठित पार्टी थी। तीसरा, इस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पूरे देश में फैले हुए थे। इस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए थे। चौथा,
अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जो विपक्षी पार्टी थी, वो क्षेत्रीय दलों के रूप में उस समय उभर रही थी, या क्षेत्रीय दल उनको आप कह सकते हैं। और अगला कारण आप लिखेंगे कि जब महात्मा गांधी भारत में कब आए हैं? 1915 में। तो जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं और वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, तो उससे जो है देश का तमाम वर्ग महात्मा गांधी के साथ इस पार्टी से इसका लगाव हो जाता है। अगला कारण आप लिख सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी निभाई थी, वो सब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। तो लोगों ने जाहिर है कि उनको वोट देना मुमकिन था। तो इसलिए ये सारे कारण आप लिख सकते हैं कि ये सारे कारण थे कि जिस वजह से कांग्रेस पार्टी पहले 3 आम चुनाव में सत्ता में काबिज हुई और इसके बहुत बहुमत के साथ इसने शासन किया। तो कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण आप लिख सकते हैं कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, यह एक संगठित पार्टी थी, पूरे देश में फैली हुई थी, इसके कार्यकर्ता पूरे देश में थे। महात्मा गांधी के आने की वजह से समाज का हर वर्ग इससे जुड़ गया था और इसमें जो कैंडिडेट थे, जो भी नेता जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी निभाई थी, वो सारे कांग्रेस पे टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये, और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे उस समय। जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, जिससे लोगों को ये लगा कि इस पार्टी के साथ ही देश का भविष्य सही होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर के कारण। अब हमारी जो मुख्य समस्या थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में कैसे कायम हो। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत बड़ी समस्या उस समय थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कायम करना है तो पूरे देश में चुनाव कराना पड़ेगा, और भारत जैसे गरीब देश में उस समय चुनाव कराना बहुत मुश्किल का काम था। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग हमारे देश में 25 जनवरी 1950 को बनाया गया। निर्वाचन आयोग हमारे देश में कब बना? 25 जनवरी 1950 को। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप 1950 भी लिख सकते हैं, लेकिन 25 जनवरी 1950 लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि 25 जनवरी को हमारे देश में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जवाब में आप लिखेंगे 25 जनवरी। अब 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे हमारे देश के, उनका नाम था श्री सुकुमार सेन। श्री सुकुमार सेन। अब जो प्रथम निर्वाचन आयोग थे, पूरे देश में चुनाव कराना है एक अकेला व्यक्ति, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उस समय देश में कुल 489 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए, और तमाम देश की राज्य विधानसभाओं के 3200 सीटों पर चुनाव हुए। तो पूरे देश में चुनाव कराना एक काफी जटिल समस्या थी, और 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के बाद हम कहते हैं कि भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। तो इतना टाइम क्यों लगा? इस टाइम को लगने के पीछे ये था कि पूरे देश में एक तो मतदाता सूची तैयार करना, पूरे देश की मतदाता सूची तैयार करने के लिए 3 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जब सूची तैयार होके निर्वाचन आयुक्त के पास पहुंची, तो उसमें कई सारे लोगों के नाम, फलां की बीबी, जीत सिंह की मां,
या गब्बर सिंह की वाइफ, खान की बहू, तो इस तरह से उनके नाम न देकर किसी के रिश्ते में वो लिस्ट इस तरह से बनाई गई थी, जिसको देख के निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया कि भाई ये लिस्ट तो दोबारा बनाई जाएंगी। फिर वो लिस्ट दोबारा बनाई गई और उस समय की समस्याएं, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रथम चुनाव भारत में हुए थे उस समय क्या क्या समस्याएं आई होंगी या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या तो ये थी कि भारत में पहली बार चुनाव प्रक्रिया का आरंभ हो रहा था इतने बड़े स्तर पर। दूसरा, उस समय देश के 85% मतदाता निरक्षर थे, केवल 15% लोग ही साक्षर थे जो वोट देने थे। कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी, 17 करोड़। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 17 करोड़, 17 करोड़। और उनमें से 85% लोग निरक्षर थे, केवल 15% लोग ही साक्षर थे। कई विदेशी मीडिया और भारत के कुछ कथित बुद्धिजीवी वर्ग वो ये कह रहे थे कि भारत में इतनी निरक्षरता होने के बाद लोकतंत्र और कायम करना और इस वोटिंग प्रक्रिया को करना संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता और ये प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार हमारे देश में पहले आम चुनाव हुए। जो पहले आम चुनाव हुए वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो भारत में प्रथम आम चुनाव, वैसे तो इसका जवाब 1951-52 होना चाहिए, लेकिन कई जगह इसका जवाब 1952 ही मिलता है, तो आप 1952 ही लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ वो जनवरी और फरवरी 1952 में हुआ, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जो है अक्टूबर 1951 से शुरू हो गई थी। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 या 1952 आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो लोकसभा की, मैंने आपको बताया कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, लोकसभा की 489 सीटों पर इसमें इलेक्शन हुए थे। और उस 489 में से कांग्रेस पार्टी ने 364, यानी साल में कुल कितने दिन होते हैं, अमूमन साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से एक कम 364 सीटों पर विजय हासिल की थी। 364 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। केवल केरल, मद्रास और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इनके उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं हुए और बाकी कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब मैं थोड़ा सा आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बता दूं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब आप कहेंगे कि संवैधानिक संस्था का क्या अर्थ है। संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिन संस्थाओं का वर्णन हमारे संविधान में किया गया हो। संवैधानिक संस्था किसे कहेंगे? जिन संस्थाओं का वर्णन हमारे संविधान में किया गया हो उन्हें संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 15 में किया गया है और उसमें लिखा गया कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होगी और इसलिए इसको संवैधानिक संस्था कहा जाता है। और दूसरी प्रकार की संस्थाएं होती है जिसको गैर संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो आपसे यदि पूछा जाए कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्थाओं में फर्क क्या है, तो संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान के अंतर्गत लिखा हो और गैर संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है। सरकार कोई अध्यादेश पास करके या कोई कानून बनाकर उस संविधान का निर्माण करती है तो उसे गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग स्वतंत्रता के बाद ही बनाया गया था 1950 में, लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है।
योजना आयोग का वर्णन संविधान के किसी भी भाग में नहीं पड़ता, किसी भी भाग में इसका जिक्र नहीं है कि संविधान देश एक योजना आयोग बनाया जाएगा। दूसरा, जैसे नीति आयोग, नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015। तो ये योजना आयोग, नीति आयोग, ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आप बेसिक अंतर समझ लो संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था में। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया हो, और गैर संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं कि जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया। अभी कभी कभी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन? सुनील अरोड़ा। ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और वर्तमान में इनके साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी आजकल होते हैं। आजकल ये 3 सदस्यीय संस्था है। इस चुनाव आयुक्त में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान काल में 3 सदस्य हैं, लेकिन शुरू में इसमें सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था, और उस सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश के जो लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के, उपराष्ट्रपति के, ये सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी उस निर्वाचन आयुक्त की होती है। अब यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए, कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, तो क्या बता सकते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य? तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग का कार्य है कि देश के जितने भी मतदाता हैं उनकी सूची तैयार करवाना। दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए एक इलेक्शन आईडी बना होता है। निर्वाचन आयोग का एक कार्ड होता है, उनकी आईडी होती है, पहचान पत्र होता है, वोटर आईडी हम जिसे कहते हैं। तो ये कार्य भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। मतलब मतदाता सूची तैयार करना, वोटर आईडी तैयार करना, जो 18 साल से ऊपर हो गए उनके कार्ड बनवाना, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनका नाम लिस्ट से हटाना, उसके बाद क्षेत्रों का निर्धारण करना, फिर इलेक्शन कब होंगे उसकी घोषणा करवाना, उसके बाद इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, उसमें कितने कर्मचारी लगेंगे, वो सारा काम किसका? निर्वाचन आयोग का। उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर जो कैंडिडेट उम्मीदवार का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन करवाना, नॉमिनेशन सही है नहीं है उसकी जांच करना, उसका रद्दीकरण, फिर उसके बाद काउंटिंग की व्यवस्था, काउंटिंग करवाने के बाद परिणामों की घोषणा, और उसके बाद जब परिणामों की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद निर्वाचन आयोग जीते हुए उम्मीदवार को एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप इस विधानसभा क्षेत्र या इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी घोषित हुए हैं। तो ये सारा कार्य किसका है? चुनाव आयुक्त का या निर्वाचन आयोग का। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जब पहले आम चुनाव हुए थे उस समय वोट देने की उम्र कितनी थी? आजकल कितनी है? आजकल है 18 साल, और जब पहले आम चुनाव हुए थे तब वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। जब प्रथम आम चुनाव भारत में हुए थे उस समय वोट देने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। और वर्तमान समय में वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। पहले आम चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 17 करोड़ 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 85% क्या थे? निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। केवल 15% लोग ही शिक्षित थे।
तो इसमें मैंने आपको बताया पहला कि एक दल के प्रभुत्व के दौर का अर्थ, कि एक दल का प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या है, किस दल की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एक दल ये कांग्रेस को इंडिकेट कर रहा है तो कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे, वो मैंने आपको 6-7 पॉइंट वो आपने नोट करने हैं। उसके बाद लोकतंत्र स्थापित करने के समय भारत में क्या क्या समस्याएं उसके बारे में चर्चा की। फिर हमने निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तृत से चर्चा की, उनके कार्यों की चर्चा की और मतदाता दिवस के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से इसमें अब जो प्रथम आम चुनाव भारत में हुए उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुए। लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 489 सीटों पर उस समय मतदान हुआ था। और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें, साल के जितने दिन होते हैं उससे एक कम, 364 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए थे। और उस समय जो दूसरे नंबर की जो पार्टी थी जिसको हम विपक्षी दल कह सकते हैं वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको कुल 16 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसको 16 सीटें मिली थी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे भारत में प्रथम आम चुनाव हुए और प्रथम आम चुनावों के नतीजे। अब एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप देखते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथ, पंजा। कौन सा? दायां या बायां? दायां, कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? फूल। कौन सा? कमल का फूल। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल और कांग्रेस का है वर्तमान में दाएं हाथ का पंजा। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? जब प्रथम आम चुनाव हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उस समय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी। वो इंडिकेट करता था किसानों को कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें कृषि की पैदावार बढ़ानी है, किसानों की स्थिति सही करनी है, देश में खाद्यान्न इतना करना है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना चुनाव चिन्ह था वो क्या रखा? 2 बैलों की जोड़ी। अब इसके बाद भारत में जो दूसरे आम चुनाव हुए वो कब हुए थे? 1956 में। दूसरे आम चुनाव 1957 में। पहले 1952, दूसरा 1957 और तीसरे आम चुनाव हुए 1962 में। तो ये 3 आम चुनाव थे जिसके बारे में इस अध्याय में हमने पढ़ा। अब पहले आम चुनाव में मैंने आपको बताया कि कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 489। लेकिन जो दूसरे आम चुनाव थे उसमें 494 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था और तीसरे आम चुनाव में भी 494 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। अब इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि उस समय के जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी उसके बारे में। सबसे पहले आता है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, कई बार पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आपकी बुक में इसमें आचार्य नरेंद्र देव दिया हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव ही इसके संस्थापक थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव के साथ साथ इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने भी मिलकर की थी और ये 1934 में बनाई गई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में की गई थी और इसके अन्य सदस्य हैं अशोक मेहता, अच्युत्य पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी। जो सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुई और इसके अन्य सदस्य
अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और एसएम जोशी। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जो कि पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, जिसको कुल 16 सीटें हासिल हुई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा 1925 में, और ये इसकी स्थापना हुई थी कानपुर शहर में, जो कि आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इस पार्टी जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों ने चीन का सपोर्ट किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश का राजनीतिक दल और उस देश की मदद कर रहा है जिसने हम पे आक्रमण किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसने 1962 में भारत का साथ न देके चीन का साथ दिया था, और इस विचारधारा के कारण ये पार्टी टूट गई थी। तब ये पार्टी दो भागों में बंट गई थी, क्योंकि 62 में इस पार्टी ने, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय इन्होंने भारत का साथ न देकर ये चीन के साथ खड़े थे। तो आज भी देश में आपको कई इस तरह के मार्क्सवादी मिल जाएंगे जो देश की नीतियों के खिलाफ कार्य करते हैं, और जिनका उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध किया जाए। तो सीपीआई का इतिहास भी कुछ इस तरह से है, और इसकी स्थापना मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1925 में की थी। इसके अन्य नेता थे एस ए डांगे, पीसी जोशी, ए के गोपालन, अजय घोष और ईएमएस लंबूदरीपाद ये केरल के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भारत में किसी भी राज्य में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो केरल राज्य में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके मुख्यमंत्री ये लंबूदरीपाद ही थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वह राज्य है केरल। और आपको यह भी नॉलेज होगा कि जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो भारत में जो पहला कोरोना का केस 30 जनवरी 2020 को मिला था, वो केरल राज्य में ही मिला था। तीसरी पार्टी हमारी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के बारे में आपने सुना होगा। जो आज आपकी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से ही जुड़ी हुई हैं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इनका जनसंघ का जो विचार था, वो कहते थे एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। जनसंघ का विचार था एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। माना देश का एक विधान होगा, एक प्रधान होगा और एक निशान होगा। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य इंडिकेशन था धारा 370 हटाने के पक्ष में थे। ये धारा 370 को हटाना चाहते थे, क्योंकि उस समय धारा 370 के अंतर्गत एक तो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का होता था। उनका अलग संविधान होता था और उनका अपना ध्वज भी अलग होता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका विरोध किया, और इसी के चलते इनकी जम्मू कश्मीर में ही जेल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और भारतीय जनसंघ के अन्य प्रमुख नेता हैं दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मथोक
और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का उदय इसी भारतीय जनसंघ से 1980 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और अगली हमारी पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी के द्वारा 1959 में की गई थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी के द्वारा 1959 में की गई थी। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और वैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को माना जाता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम आता है सी राजगोपालाचारी। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि पौड़ी और देहरादून और हरिद्वार जिले में फैला हुआ है, इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क पड़ा। स्वतंत्र पार्टी के जो विचारधारा थी, ये गुट निरपेक्षता के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि रूस के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हो। रूस को उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और ये चाहते थे कि भारत पूंजीवादी व्यवस्था यानी अमेरिका की ओर भारत का झुकाव होना चाहिए और पूंजीवादी व्यवस्था को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक दल के प्रभुत्व के दौर का चैप्टर का पूरा सारांश किया। इससे पहले इसकी पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिए होंगे। और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।